हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर 2 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में यह पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म जो पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं, इससे सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एमआरआई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है, उसकी संरचना होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। यह कार्य कैसा करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर भी दो प्रकार का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। और ये धारा जो उत्पन्न करती है जनरेटर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एसी धारा और डीसी धारा में क्या अंतर होता है। घरेलू परपथ के बारे में बताएंगे कि घर की जो वायरिंग होती है वह कैसी होती है, और इसकी संरचना भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एमआरआई। तो बच्चों, एमआरआई की मशीन जो होती है, देखने में बिल्कुल ऐसे ही होती है। यह डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर के अंदर जो भी बीमारी रहती है उसका पता लगाने के लिए। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसके प्रयोग से शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा शरीर के अंग की प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। जो शरीर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वह दो जगह होता है। पहला मस्तिष्क में, दूसरा हृदय में उत्पन्न होता है। जो एमआरआई होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर के पार्ट की प्रतिबिंब बनाती है। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो एमआरआई मशीन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो डॉक्टर लोग जब चेकअप करते हैं तो सबसे पहले मरीज को चेक करते हैं कि उसके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ तो नहीं है। अगर होता है तो उसे निकलवा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसे हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। पहले वो हम बताएंगे आपको कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यह रियल इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर है, और ये जिस पे वो कार्य करती है, कैसे कार्य करती है ये देखते हैं। इसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये प्रबल चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इसके अंदर एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की क्रोट की होती है, और इसके जो ऊपर होता है तांबे की पतली तार लेयर एक लपेटी जाती है। इसमें दो ब्रश होता है, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। इसे विभक्त वलय कहते हैं। दो अर्धवृत्ताकार विभक्त वलय होती है और एक बैटरी होती है। और यहाँ पे जो कोने में होती है वहाँ पर एक ब्रश जुड़ी होती है। यह ब्रश दोनों साइड जुड़ी होती है। जो ब्रश होती है वो कार्बन की होती है। जैसे आप मोटर में देख रहे होंगे कि ये जो होता है, इनके साइड में दो प्रबल चुंबक होते हैं, एक एन ध्रुव का और एक एस ध्रुव का। इसके जो साइड में होते हैं वो ब्रश लगे होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे दो ब्रश लगे होते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूमती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब कुंडली घूमती है तो उसके कारण फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनकी जो संख्या होती है, उन्हीं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका प्रयोग विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एमएक्स प्लेयर में किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं अच्छे से फिगर में, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यह है इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर, जिसमें दो प्रबल ध्रुव लगे होते हैं चुंबक के। इसके अंतर्गत एक नर्म लोहे की क्रोड होती है
जो आयताकार होती है, इस क्रोड के ऊपर एक पतली लेयर की तांबे की तार लपेटी होती है और इसमें 2 कार्बन के ब्रश लगे होते हैं, आप लोग देख रहे हैं, और 2 अर्धवृत्ताकार विभक्त वलय लगे होते हैं जिसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। जो ये ब्रश होते हैं वो कार्बन के होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन के। कई बार एग्जाम में पूछा है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें जो ब्रश लगा होता है वो किस धातु का होता है? तो वह कार्बन होता है। आगे देखते हैं, 2 चुंबक के प्रबल ध्रुव होते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। एक नर्म लोहे की तांबे की तार होती है, तांबे की तार लपेटी होती है, अर्धकुंडली कहलाती है। विभक्त वलय, 2 अर्धवृत्ताकार खंड होते हैं जो विभक्त वलय होते हैं। यह कुंडली के सिरों पे जुड़ा होता है। आइए हम देखते हैं यह कार्य कैसे करता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, ये 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके जो बीच में होता है कुंडली होता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। जब घूमती है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जब फिगर है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जो रेखाएं होंगी, बल रेखाएं, ये जब कुंडली घूमेगा तो लगातार उसके मान में परिवर्तन होगा। तो इसी के आधार पे जो होता है विद्युत मोटर कार्य करता है। इसके हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत मोटर में एक कुंडली घूमने पर की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करती है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे हम देखते हैं, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो मैं चुंबकीय फ्लक्स को बताया हूँ, किसी बंद कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसा आप लोग डिफिनेशन में देख रहे होंगे, फिर से बताता हूँ, किसी बंद कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो वृत्ताकार मार्ग में क्यों घूमता है? क्योंकि उसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जनरेटर से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बस जो पूछे आते हैं बस उसी पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह मोटर का उल्टा होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो जो एसी जनरेटर होता है उसमें विभक्त वलय के कारण वो परावर्तित धारा उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। तो जो घरों में जो धारा आती है वो एसी धारा आती है। जो कौन उत्पन्न करता है? एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर में मेन पॉइंट यही है कि इसमें जो वलय लगा होता है वो विभक्त वलय होता है। और डीसी जनरेटर देखते हैं तो इसमें सर्पी वलय लगा होता है, जिसके कारण वह डिस्क धारा उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग सेल और बैटरियों में किया जाता है। जैसे जो विभक्त वलय होता है ये अर्धवृत्ताकार होता है और जो सर्पी वलय होता है वो बिल्कुल वृत्ताकार होता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें सर्पी वलय लगा होता है और एसी जनरेटर में विभक्त वलय लगा होता है। आइए हम देखते हैं एसी धारा और डीसी धारा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एसी धारा देखते हैं। एसी धारा किसे कहते हैं? एसी धारा का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी धारा का डायरेक्ट करंट। तो एसी धारा देखते हैं जिसे पर्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती है उसे पर्यावर्ती धारा कहते हैं। पर्यावर्ती धारा ऊर्जा में हानि बहुत ही कम करती है। जो एसी धारा होती है उसका जो ऊर्जा होता है बहुत कम मात्रा में लॉस होता है
और जो भारत में धारा आती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एसी धारा में कैसे जाते हैं, तो यह ऊपर नीचे करके जाते हैं। तो जो प्रोटॉन जाता है वो ऊपर ऊपर जाता है, जो इसके समय के बीच का अंतराल होता है यह 1/100 सेकेंड होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन का जो समय होता है जो नीचे आता है उसे भी 1/100 सेकेंड कहते हैं। तो जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो समय से ही निकाली जाती है। जो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो जो समय दिया है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ते हैं तो 1/100 प्लस 1/100, इसको जब जोड़ेंगे तो 2/100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो आएगा 1/50, 1/50। जब इसका मान समय के अकॉर्डिंग रखेंगे तो 1 में आप लोग देख रहे होंगे 1/50 आया है टाइम। और जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। ये जो होता है 1/50 होता है। जब इसको हम लोग इसको बटे में जब करेंगे तो यह ऊपर चला जाता है। जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वह 50 हर्ट्ज होता है। आप लोग इस चाहे तो निकाल भी सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। तो जो दोस्तों आप पढ़े हैं जो भारत में धारा प्रवाहित होती है वो कैसी धारा प्रवाहित होती है, तो वह ऐसी धारा प्रवाहित होती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 50 हर्ट्ज होती है। आगे देखते हैं डीसी धारा, जिसे डिस्टवर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जो समय के साथ नहीं बदलती है, जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है, उसे डिस्टवर्ती धारा कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में जो ये समय है अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी धारा जो होती है उसी के पैरेलल जाती है। यह कभी भी बदलती नहीं है, समय के साथ नहीं बदलती है। जो डिस्टवर्ती धारा होती है उसमें ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होती है और डिस्टवर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 0 होती है। तो जैसे जो एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है तो दोनों में सबसे खतरनाक जो होता है वह एसी करंट होता है। अब हम देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ, मतलब जो घर की वायरिंग होती है वह कैसी होती है। तो जो घर की वायरिंग होती है उसमें 3 प्रकार का तार प्रयोग होता है, जिसे पहला फेज वायर कहते हैं, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा भूसंपर्की वायर। तो जो फेज वायर होता है उसे विघुन्मय तार कहते हैं और जो न्यूट्रल तार होता है उसे उदासीन तार और जो भूसंपर्की वायर होता है उसे भूसंपर्की वायर ही कहते हैं। तो जो फेज वायर होता है वह लाल रंग का होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वह काला रंग का होता है और जो भूसंपर्की वायर होता है वह हरा रंग का होता है। यह जो भूसंपर्की वायर तार होता है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें एक फ्यूज जो घरेलू वायर होता है उसमें फ्यूज का भी प्रयोग होता है। तो फ्यूज जो होता है टीन और लेड से मिलकर बना होता है। प्रतिरोधकता जो फ्यूज की होती है वह उच्च होती है और इसकी जो गलनांक होती है बहुत ही कम होती है। और जो लेड और टीन जिससे वो मिलकर बना होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है लेड और टीन किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो वह श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। और फ्यूज की प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक क्यों कम होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब धारा अधिक आती है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो उसमें प्रतिरोध का कार्य जिसकी प्रतिरोधकता होती है बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण अगर धारा अधिक आएगी तो यह गर्म हो जाएगा और इसका गलनांक अगर कम रहेगा तो वो वहीं पे गल जाएगा, ताकि अंदर जो घर में अलग डिवाइस जो होते हैं जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, इन सबको जलने से बचा लेता है। आगे हम देखेंगे इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, कार्य कैसे करता है। जो घर की वायरिंग होती है उसे हम अब फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं घर की जो वायरिंग होती है वह कैसे होती है। घर की वायरिंग में मैं पहले ही बताया हूँ कि 3 तार लगे होते हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर
और एक भूसंपर्की वायर। जो फेज वायर होता है उसे हम लोग प्लस कहते हैं, और जो उदासीन वायर जो न्यूट्रल वायर होता है वो माइनस होता है। तो यह सबसे पहले मान लीजिए किसी खंभे में टांग दिया गया, यह विद्युत प्रदायक है, जहाँ से विद्युत आती है उसमें मान लीजिए हम लोग इसे लगा दिए। उसके बाद हम लोग एक विद्युत मोटर लगाते हैं, जो विद्युत जो मापी होता है, विद्युत मापने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग जो फेज और न्यूट्रल होता है उसे एक फ्यूज से जोड़ा जाता है, जिसे मेन फ्यूज कहते हैं। उसमें फ्यूज लगाया जाता है। जो फ्यूज होता है वो दो पदार्थ से मिलकर बना होता है, लेड और टीन। जो लेड और टीन होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसके बाद जो होते हैं हमारी घर की डिवाइस जुड़े होते हैं। जो हमारी घर की डिवाइस होती हैं वह पैरेलल जुड़ी होती हैं, जिसे समांतर क्रम कहते हैं। और जो फेज और न्यूट्रल होता है उनके बीच जो विभवांतर होता है वह 220 वोल्ट होता है।